एकेडमिक राइटिंग एंड कंपोजिशंस में आपका खैर मकदम है। मेरा नाम अनीसा फारूक। आज हम ब्लॉक 3 जिसका अनुमान है डेवलपिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोजिशंस, जिसमें हम आज यूनिट 9 और यूनिट 10 को डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे यूनिट 9 का अनुमान है एक्सपोजिटरी राइटिंग। इस यूनिट का साखत कुछ इस तरह है। सबसे पहले हम इस यूनिट के मकासद को देखते हैं, फिर हम थोड़ा वार्म अप करेंगे, फिर हम बात करेंगे पढ़ना समझना कि वजाहत तहरीर क्या है, फिर हम बात करेंगे सुना, फिर अल्फाज यानी जिसको वोकैबुलरी कहते हैं, बोलना यानी स्पीकिंग, फिर हम बात करेंगे लैंग्वेज फोकस यानी जुबान की तवज्जो, जुमलों की तरतीब को तब्दील करना, फिर हम थोड़ा ग्रामर पे हम बात करेंगे और आखिरकार हम इस यूनिट का खुलासा करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम इस यूनिट के मकासद पर। इस यूनिट में हम बात करेंगे कि एक्सपोजिटरी राइटिंग जो है वो हम किसको कहते हैं। एक्सपोजिटरी राइटिंग में हमें कौन से सवाल एक्सपोजिटरी राइटिंग में आते हैं और उनको किस तरह से जवाब देना है। यानी यूजुअली जो एक्सपोजिटरी राइटिंग है इनमें क्वेश्चंस जैसे हाउ, व्हेन, वेयर, इन सब का जवाब हम देख सकते हैं एक्सपोजिटरी राइटिंग में। और इस यूनिट में हम देखेंगे जो एक्सपोजिटरी राइटिंग है उस प्रोसेस को हम पढ़ेंगे, उसकी फीचर्स को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। फिर हम देखेंगे एक्सपोजिटरी राइटिंग का जो ढांचा है यानी स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है, उस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे जो ट्रांजिशनल मार्कर्स जो होते हैं एक्सपोजिटरी राइटिंग में, कौन से ट्रांजिशनल मार्कर्स का इस्तेमाल होता है। और ये भी हम देखेंगे कि एक्सपोजिटरी राइटिंग को किस तरह से लिखना है और इनमें कौन से ट्रांसफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल यानी ग्राफिक्स का इस्तेमाल, किन ग्राफिक्स का इस्तेमाल हम एक्सपोजिटरी राइटिंग में करते हैं। और एक्सपोजिटरी राइटिंग में लिसनिंग और थिंकिंग स्किल का क्या रोल है उस पर भी हम इस यूनिट में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इस यूनिट में थोड़ा वार्म अप करेंगे। वार्म अप ये है कि आप अपने इर्द गिर्द को देखेंगे, अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग को देखेंगे, फिर आप उस पर एक कुछ सेंटेंसेस लिख सकते हैं या पैराग्राफ में उसको लिख सकते हैं कि आपके इर्द गिर्द क्या है, उसको कैसा फील करते हैं उसके बारे में आप लिख सकते हैं। तो इससे एक थोड़ी सी एक्सपोजिटरी राइटिंग जो है वो डेवलप हो जाएगी। या किसी ऑब्जेक्ट के बारे में आप उसको वजाहत से लिखना चाहते हैं तो वो भी एक एक्सपोजिटरी राइटिंग की एक एक्टिविटी है। या किसी भी सिचुएशन के बारे में आप लिखना चाहते हैं या अपनी हैबिट्स के बारे में लिखना चाहते हैं, तो इस तरह से आप एक्सपोजिटरी राइटिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप इस एक्टिविटी को स्टार्ट करेंगे, उसको फिनिश करके आप कुछ सवाल आप खुद से कर सकते हैं कि आपको ये एक्टिविटी करके आपको क्या महसूस हुआ, कितना आपने एंजॉय किया और आपने कितना फ्रीली इस टॉपिक के बारे में लिखा, या कि कुछ डिफ़िकल्टीज़ आई आपको टॉपिक के बारे में लिखने में, तो कितनी डिफ़िकल्टीज़ आई। क्या आपने डिक्शनरी का इस्तेमाल किया जब आपको वर्ड देखना है या कोई वर्ड का मीनिंग पता नहीं है, उसको पता नहीं कि उसको किस तरह से सेंटेंस में यूज़ करना है, क्या उसके लिए आपने डिक्शनरी का इस्तेमाल किया है। तो ये सब सवालात आप खुद से कर सकते हैं ताकि इससे जो एक्सपोजिटरी राइटिंग जो स्किल्स हैं वो डेवलप हो जाती है। अब हम बात करते हैं पढ़ना समझना कि वजाहती तहरीर क्या है, यानी अंडरस्टैंडिंग व्हाट एक्सपोजिटरी राइटिंग इज। तो इस पे हम बात करेंगे। जो टेक्स्ट है यानी इंग्लिश लिटरेचर में टेक्स्ट को यूजुअली इनको 5 हिस्सों में इसको तकसीम किया जाता है, यानी 5 तरीके के टेक्स्ट देखने को मिलते हैं। सबसे पहले एक्सपोजिटरी टेक्स्ट, दूसरा है नैरेटिव टेक्स्ट, तीसरा है डिस्क्रिप्टिव और उसके बाद है आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट, पर्सुएसिव टेक्स्ट। ये जो टेक्स्ट की जो मेन कैटेगरीज हैं, यानी ये 5 मेन कैटेगरीज हैं टेक्स्ट की: एक्सपोजिटरी, नैरेटिव, डिस्क्रिप्टिव, आर्गुमेंटेटिव और पर्सुएटिव। अब इस यूनिट में स्पेसिफिकली हम इस यूनिट में खाली एक्सपोजिटरी टेक्स्ट के बारे में बात करेंगे और अगले आने वाले यूनिट्स में
हम बाकी टेक्स्ट के बारे में बात करेंगे, उनको तफसील से हम उनको पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे। एक्सपोजिटरी टेक्स्ट जो है, एक्सपोजिटरी राइटिंग जो है, ये इन राइटिंग में जो इससे पहले हमने 5 राइटिंग डिस्कस की, तो उनमें से एक्सपोजिटरी राइटिंग जो है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली राइटिंग है। इसमें सब्जेक्ट जो राइटर है वो किसी सब्जेक्ट के बारे में लिखता है, उसको डिफाइन करता है, उसको एक्सप्लेन करता है, उसके बारे में रीडर को इन्फॉर्मेशन देता है, उसको पूरी डिटेलिंग के साथ उसको एक्सप्लेन करता है, उसको हम एक्सपोजिटरी राइटिंग कहते हैं। लेकिन इसमें जो राइटर है वो काफ़ी डायरेक्ट होता है, वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन का भी इस्तेमाल करता है। बनस्बत अगर हम देखें डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जो है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग बहुत ही मुख्तलिफ है एक्सपोजिटरी राइटिंग से। इसमें इसका स्ट्रक्चर जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का स्ट्रक्चर जो है, इसमें लिखने का जो तरीका होता है वो एक्सपोजिटरी राइटिंग से डिफरेंट होता है। तो एक्सपोजिटरी राइटिंग में किस तरह से क्या स्ट्रक्चर होता है, उसको हम आगे इसको डिस्कस करेंगे, किस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। और जो बेसिक पर्पस रहता है एक्सपोजिटरी राइटिंग का वो ये है कि रीडर को इन्फॉर्म करना, रीडर को किसी सब्जेक्ट के बारे में उसको पूरी तफसीर के साथ उस सब्जेक्ट को बयां करना। बेसिकली ये मकसद होता है एक्सपोजिटरी राइटिंग की। और एक्सपोजिटरी राइटिंग जो है इसमें जो एक्सपोजिटरी राइटिंग में कौन-कौन सी जो मेन चीज़ें जो हैं वो कौन-सी चीज़ें हैं, जैसे कि डेफिनिशन यानी तारीफ़, एग्ज़ाम्पल्स यानी मिसालें, एनालॉजी का भी इसमें इस्तेमाल होता है, क्लासिफ़िकेशन, कंपैरिज़न या कंट्रास्ट, और उसके बाद कॉज़ एंड इफ़ेक्ट इसमें देखने को मिलता है। यानी एक्सपोजिटरी राइटिंग में हम जो इसमें बेसिक एलिमेंट्स हैं वो है तारीफ़ है, मिसालें हैं, तशबिया हैं, दर्जाबंदी है, वज़ाहत है, मुवाज़ना और तज़ाद जिसको हम कंपेयर एंड कंट्रास्ट कहते हैं, और उसके बाद वजह और असर यानी जिसको हम कॉज़ एंड इफ़ेक्ट कहते हैं। तो ये सब एलिमेंट्स जो हैं ये हम एक्सपोजिटरी राइटिंग में हम उनको देख सकते हैं। एक्सपोजिटरी राइटिंग जो है इसमें हम ये ऑब्जेक्ट के यानी नेमिंग ऑफ ऑब्जेक्ट हम इसमें देख सकते हैं, यानी इनसे स्टार्ट कर सकते हैं, या जगह के बारे में तफसीर से लिख सकते हैं, या इस तरह से इसकी जो बिगिनिंग है वो इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। किसी प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं, किसका कॉन्सेप्ट जो है उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसके प्रोसेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं एक्सपोजिटरी टेक्स्ट में। या जो एक्सपोजिटरी टेक्स्ट में ऐसी डेफिनिशंस भी होती हैं, ऐसे टर्म्स भी होती हैं जो यूजुअली रीडर जो है उनके बारे में नहीं जानता है, ज़्यादा कॉमन टर्म्स नहीं होती। तो रीडर जो है, राइटर जो है वो उसको एक्सप्लेन करता है, उन डेफिनिशंस को, उन टर्म्स को एक्सप्लेन करता है। उसके बाद इस टॉपिक के बारे में पूरी डिस्टिंक्टिव फीचर्स उसके बारे में कहते हैं, मतलब इसमें क्या-क्या डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं, क्या उनके फंक्शंस हैं, उनको एक्सप्लेन एग्जांपल्स के साथ उनको एक्सप्लेन करता है। तो ये जो है ये एक्सपोजिटरी टेक्स्ट है। इस तरह से हम एक्सपोजिटरी टेक्स्ट में ये सब एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। और एक्सपोजिटरी टेक्स्ट में जब भी कोई प्रोसेस को एक्सप्लेन किया जाता है, या जब भी किसी यानी कोई टॉपिक है इसमें बहुत सारे ऐसे यानी इसमें बहुत सारी क्लासिफिकेशन देखने को मिलती है, तो क्लासिफिकेशंस को सब टाइप्स में उनको रखा जाता है, या उनको फिर कंपेयर एंड कंट्रास्ट के ज़रिए उनको फिर एक्सप्लेन किया जाता है। अगर किसी भी टॉपिक में बहुत सारे उसमें क्लासिफिकेशंस देखने को मिलती है, तो इस तरह से कंपेयर एंड कंट्रास्ट के साथ, इस एलिमेंट के साथ इसको एक्सप्लेन किया जाता है। तो इसके अलावा इसमें एनालॉजी, इसमें एनालिसिस भी देखने को मिलता है। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं चेक योर प्रोग्रेस में। यहाँ पर हम इन ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट को, इन सेंटेंस को देखेंगे, उनको देखना है कि ट्रू कौन है, इनमें कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो सबसे पहले, राइटिंग कम्स विद अ सेंस ऑफ पर्पस। क्या राइटिंग में एक सेंस ऑफ पर्पस होना ज़रूरी है? हाँ, ये बिल्कुल सही है। जब तक ना सेंस ऑफ पर्पस होगा, यानी राइटिंग का पर्पस जब तक पता ना होगा, तब तक राइटिंग करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो उसके बाद एनालॉजी में बिकम नेसेसरी व्हेन अ प्रोसेस इज़ टू बी एक्सप्लेन्ड। ये भी सही है। एनालॉजी का भी होना बहुत ही ज़रूरी है। जब भी हम किसी प्रोसेस को एक्सप्लेन करते हैं, उसमें एनालॉजी का होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड टाइप ऑफ
राइटिंग स्टाइल, ये गलत है। जो इससे पहले हमने डिस्कस किया कि अगर जितनी भी राइटिंग के एग्जाम है उनमें से एक्सपोजिटरी राइटिंग जो है वो ज़्यादातर मोस्ट फ्रीक्वेंट राइटिंग देखने को मिलती है। तो डेस्क्रिप्टिव राइटिंग जो है ये मोस्ट फ्रीक्वेंट राइटिंग नहीं है, तो ये इनकरेक्ट है ये वाली स्टेटमेंट। उसके बाद एक्सपोजिटरी राइटिंग इज डायरेक्ट एंड बेस्ड ऑन फैक्ट। हाँ, ये भी हमने इससे पहले डिस्कस किया कि एक्सपोजिटरी राइटिंग जो है वो डायरेक्ट होती है, इसमें हम फैक्ट्स को भी डिस्कस करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट पोर्शन पे, फिल इन द ब्लैंक वाले पोर्शन पे। इसमें हमें इन स्टेटमेंट को पढ़ना है, जो ब्लैंक पोर्शन है उसको फिल करना है अप्रोप्रिएट वर्ड से। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो पहला वाला किया हुआ है, तो सेकंड पे आ जाते हैं हम डायरेक्टली। डैश एंड डैश शोज हाउ टू और मोर थिंग्स आर अलाइक एंड और डिफिकल्ट, यानी किन दो चीज़ों से हमें पता चलती है कि जो ये दो या कोई भी दो आइडियाज़ हैं ये मुख्तलिफ हैं या ये एक जैसे हैं। वो किस एलिमेंट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सपोजिटरी राइटिंग में, ऐसा क्या है जिससे हम यानी लाइक चीज़ों को हम देख सकते हैं या डिसलाइक चीज़ों को हम उनको कंपेयर कर सकते हैं। वो इससे पहले भी हमने डिस्कस किया, वो है कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट, यानी कंपैरिजन और कंट्रास्ट की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को दो ऑब्जेक्ट को या एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को कंपेयर कर सकते हैं, उनको कंट्रास्ट कर सकते हैं, उनकी डिफरेंस को हम देख सकते हैं, उनकी लाइक फीचर्स को हम देख सकते हैं। तो इसी तरह नेक्स्ट, when an event cause another event to take place, the dash is why it happens and the dash is what results due to it। यानी जब भी कोई इवेंट होता है, कोई भी इवेंट टेक प्लेस होता है, तो उसके लिए हम उसको पहले कॉज देखते हैं, फिर उसका इफेक्ट हम देखते हैं, यानी उसके रिजल्ट्स हम उसको देखते हैं। तो ये भी डिस्कस किया कि जो एक एक्सपोजिटरी राइटिंग में भी ये एलिमेंट देखने को मिलता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। कंपेयर, कंट्रास्ट, कॉज इफेक्ट, क्लासिफिकेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स हैं एक्सपोजिटरी राइटिंग में। नेक्स्ट, वी यूज द वर्ड डैश टू मेक एन आइडिया क्लियर एंड कॉन्सेप्ट इजी टू अंडरस्टैंड। मतलब जब भी हमें कोई आइडिया को क्लियर करना होगा या किसी भी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना होगा, तो उसके लिए हम क्लासिफिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। अब हम आ जाते हैं सुनना, यानी लिसनिंग स्किल्स जो है। लिसनिंग स्किल भी है जो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है एक्सपोजिटरी राइटिंग में। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने ज़ैल में जो सुनने वाला मतन दिया है, यानी इसमें एक ऑडियो प्ले किया जाएगा, तो उस ऑडियो को हमें देखना है, सुनना है उस ऑडियो को, उसके बाद उसको डिस्कस करना है। मैं इस ऑडियो को प्ले करती हूँ। ये ऑडियो जो है ये एक कन्वर्सेशन है, दो शख्सों के बीच में एक कन्वर्सेशन स्टार्ट हो रही है, होस्ट और स्पीकर। तो उस कन्वर्सेशन को हम सुनेंगे, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस का जवाब देंगे, जिससे हमारी जो लिसनिंग स्किल्स है वो डेवलप हो जाएगी। तो ये यहाँ पर मैं प्ले करती हूँ। There is a wide gap between academia and industry demands. If yes, how? Do we really go about bridging it? Speaker: Definitely. There is a gap between what is taught in classrooms vis-a-vis what we see in practical life, whether in the office or at the floor of the factory. The difference is when a person goes from classroom to office desks. SECs. यानी एक कन्वर्सेशन हो रही है होस्ट और स्पीकर के दरमियान, जो डिस्कस कर रहे हैं कि जो एकेडमिक में जो गैप है एकेडमिया में या और इंडस्ट्री में, वो उस गैप को डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद मैं फिर से ऑडियो प्ले कर रही हूँ, जिसके बाद नेक्स्ट कन्वर्सेशन स्टार्ट हो रही है। The practical problems over there. The implementation of management techniques which he has learned in classrooms is not easy in practical life. It is not a classroom type of situation. So, we ask the new entrants to do 3 things. First, to be practical. You need to have practical training before you come to practical life. Second, you need to have a lively atmosphere in classrooms where your questions are answered by your teachers.
This is missing and can be given by the institute where you are studying. Third, most importantly, in classrooms, you are not supposed to repay somebody. While on the job, you have to always remember that you have to repay the company where you are working, the time you are consuming. Your time is paid by someone. This is missing and not taught in the institutes. You may be getting a salary of 100,000 or 200,000 rupees in a month, but at the end of the day, you have to deliver to your company, the workplace. तो एक कन्वर्सेशन थी जो होस्ट और स्पीकर के दरमियान हो रही थी, जहाँ पर होस्ट जो है स्पीकर को सवाल कर रहा है कि एकेडमिया में और इंडस्ट्री में इतनी गैप क्यों है, यानी जो बच्चे एकेडमिया में सीखते हैं, एकेडमिक एनवायरनमेंट में सीखते हैं, वो हम इंडस्ट्री में उसको अप्लाई करना बहुत ही मुश्किल होता है, यानी इसमें बहुत ज़्यादा गैप है जब हम इंडस्ट्री में आते हैं। तो इस बारे में कन्वर्सेशन हो रही है जो आपने सुनी। तो यहाँ पर हम कुछ सवाल देखेंगे कि जो क्वेश्चन होस्ट ने रेज किया था वो क्या था, यानी जो होस्ट यानी मेज़बान जो था उसने क्या क्वेश्चन रेज किया था। तो मेज़बान की तरफ से उठाया गया सवाल ये है कि एकेडमिया और इंडस्ट्री की तज़ाऊ में क्यों एक दरमियानी एक वसिया फ़र्क क्यों है और कैसे पूरा किया जा सकता है, जिसमें स्पीकर जो है वो उसको जवाब देता है कि किन 3 एलिमेंट्स का हमें ख़्याल रखना है, किन 3 चीज़ों से हम ये जो गैप है उसको हम दूर कर सकते हैं। तो जो गेस्ट जो है, तो होस्ट के सवाल का क्या जवाब दिया है फिर स्पीकर ने। तो स्पीकर ने जवाब देते हुए कहा कि क्लासरूम्स में पढ़ाई जाने वाली चीज़ों के दरमियान और इल्मी ज़िंदगी में जो देखते हैं उसके दरमियान फ़र्क होता है, ख़वा दफ्तर में हो या दीगर किसी जगह या फैक्ट्री में। तो इस तरह ये उसको जवाब देता है। तो इस तरह ये आप एक्टिविटी कर सकते हैं, लिसनिंग एक्टिविटी। आप इसी तरह से अपने दोस्त को कह सकते हैं पढ़ने के लिए, फिर आप एक दूसरे के साथ इन सवालों को डिस्कस कर सकते हैं, रीजंस पूछ सकते हैं, इसके मतलब क्वेश्चन पूछने की वजह, जवाब दे किस तरह से दिया गया है, क्वेश्चन को किस तरह से रेज किया है और जवाब किस तरह से पूरी तरह से एक्सप्लेन उसको किया है। तो ये आप एक्टिविटी अपने फ्रेंड के साथ कर सकते हैं। अब हम आते हैं अल्फाज पर, यानी वोकैबलरी भी एक इम्पॉर्टेंट स्किल है जिसको डेवलप करना बहुत ही ज़रूरी है। जब भी राइटर जब लिखता है तो उसको वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। ओबियसली जब वो किसी टॉपिक के बारे में लिखता है तो उसको एक वसीया नॉलेज होनी चाहिए वर्ड्स के बारे में कि कौन वर्ड किस सिचुएशन में इस्तेमाल होता है, क्योंकि हर कोई वर्ड जो है ये पर्टिकुलर सिचुएशन में इस्तेमाल होता है। हम ऐसे किसी भी वर्ड को किसी भी सेंटेंस में इस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी उसको पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि वर्ड्स को किस तरह से इस्तेमाल करना है, जुमलों में उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है और वो जुमलों को किस तरह से जोड़ता है या ख़यालातों को किस तरह से जोड़ता है। तो इस तरह से इनकी नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर मैं कुछ वर्ड्स ट्रांजिशनल मार्कर्स का इस्तेमाल करती हूँ, यानी कुछ ऐसे ट्रांजिशनल मार्कर्स हैं जो हम एक्सपोजिटरी राइटिंग में ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। यानी इनका जो यूज़ क्या है वो भी हम देखेंगे और वो कौन से ऐसे वर्ड हैं उनको भी देखेंगे। जनरल यूज़ के लिए उनको हम देखेंगे, जनरल यूज़ क्या है और ट्रांजिशनल मार्कर क्या है। जैसे कि टू एम्फसाइज, यानी एम्फसाइज करने के लिए हम किन ट्रांजिशनल मार्कर्स का इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में, वो है डेफिनेटली, ऑब्वियसली, विदाउट अ डाउट। तो इन ट्रांजिशनल मार्कर्स का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद या अगर हमें किसी पे एग्जाम्पल देनी होगी, मैं यानी जो गिव एग्जाम्पल, उसके लिए हम किन ट्रांजिशनल मार्कर्स का इस्तेमाल करते हैं। उनके लिए हम जैसे फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, टू गिव एन एग्जाम्पल, इस तरह से हम इन फ्रेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। या कोई इंफॉर्मेशन को ऐड करना है टेक्स्ट के अंदर, तो उसके लिए हम किन ट्रांजिशन मार्कर्स का इस्तेमाल करते हैं। वो है ऑल्सो, इन एडिशन, मोर ओवर, फर्दरमोर। या डायरेक्शन दिखाने के लिए हम हियर, देयर, बियॉन्ड, अपोजिट, टू द लेफ्ट, टू द राइट। तो इस तरह से इन ट्रांजिशन मार्कर्स का हम इस्तेमाल करते हैं। अब हम आते हैं स्पीकिंग,
यानी बोलना। तो बातचीत आज़ादाना ख़्याल है, यानी जो अक्सर मौज़ू से शुरू होते हैं और पढ़ते हैं और आगे जाके बढ़ते हैं। तो इन तरीकों में से एक जिसमें आपको पढ़ाते हैं, वो है मज़ीद सवाल पूछना। यानी आगे आप मज़ीद सवाल में देखेंगे इस एक्टिविटी जो आगे आने वाली है, उसमें हम यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये एक एक्टिविटी है, यानी एक डायलॉग एक्टिविटी है। स्पीकिंग स्किल्स इससे डेवलप हो जाते हैं। यहाँ पर जो है कन्वर्सेशंस होती हैं 2 पर्सन्स के दरमियान, 2 शख्सों के दरमियान, जहाँ पर कुछ ब्लैंक लाइन्स दी गई हैं, जहाँ पर उन्हें आपको फिल करना है। यानी आप इसके बाद जो है कन्वर्सेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहले में हितेश और सचिन है। हितेश और सचिन के दरमियान एक डायलॉग्स जो है वो एक्सचेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पर खाली हितेश का एक डायलॉग है और सचिन का एक डायलॉग है। उसके बाद इन डायलॉग्स को आप एक्सटेंड कर सकते हैं, इनको आगे आप इनको कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी इमेजिनेशन के ज़रिए। जैसे कि यहाँ पर हितेश पूछ रहा है, व्हाट विल यू डू आफ्टर योर एग्जाम्स गेट ओवर? और सचिन इसका जवाब देता है, आई विल विजिट यू इन चंडीगढ़। तो इसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हितेश इसके बाद क्या पूछ सकता है और सचिन इसके बाद क्या जवाब दे सकता है। जैसे कि हितेश, डू यू हैव अ प्लान टू विजिट श्रीनगर? सचिन, नो, आई विल नॉट, बिकॉज देयर विल बी कोल्ड इन श्रीनगर, आई विल गो देयर इन द मंथ ऑफ मे। तो इस तरह से आप कन्वर्सेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पर दूसरी एक कन्वर्सेशन है जो लता और रीना के दरमियान हो रही है। व्हाट हैपेंड? और रीना कह रही है, आई कांट फाइंड माय लेबोरेटरी मैनुअल। उसके बाद लता कहेगी, डिड यू टेक इट टू कॉलेज टुडे? रीना, नो, आई लेफ्ट इट एट माय होम। तो इस तरह से आप अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से आप इन कन्वर्सेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पर आरती और तनु के दरमियान है, ऐसे ही रोहन और अर्जुन के दरमियान कन्वर्सेशन हो रही है। इसको भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, जिससे आपकी जो एक्सपोजिटरी स्किल्स जो है, एक्सपोजिटरी राइटिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, ये सब डेवलप हो जाएगी। अब हम बात करते हैं तहरीर, यानी राइटिंग पे हम बात करेंगे। राइटिंग जो है ये एक अच्छी तरह से लिखा हुआ एक्सपोजिटरी मजमून है, यानी एक मजमून से निपटता है और ऐसे ही इसे बाद के पैराग्राफ में तैयार करते हैं। यानी इसमें मोतबर और मुस्तद ज़राया से हकाइक और एदाद व शुमार शामिल हैं। तो तवज्जा किसी तसव्वुर या अमल की वजाहत या तफसील या पेशन करने पर है, यानी इसकी पेशन गोई की जा सकती है। यहाँ पर हम देखेंगे जो राइटिंग है, राइटिंग में हम यहाँ पर हम देखेंगे जो राइटिंग में हम कौन सी एक्टिविटी कर सकते हैं जिससे हमारी जो राइटिंग स्किल्स हैं वो डेवलप हो जाएगी। तो राइटिंग आप हमने इससे पहले भी बहुत डिस्कस किया है कि राइटिंग स्किल्स को किस तरह से डेवलप करना है और राइटिंग स्किल्स में कौन कौन सी प्रोसेस हैं और उनको किस तरह से डेवलप करना है, वो भी हमने इससे पहले यूनिट्स में हमने उनको डिस्कस किया है। तो इसी तरह यहाँ पर जो राइटिंग है, एक्सपोजिटरी राइटिंग को हम किस तरह से डेवलप करेंगे। एक्सपोजिटरी राइटिंग को हम स्टार्ट कर सकते हैं, एक पैराग्राफ आप लिख सकते हैं जो 100 या 120 वर्ड्स के दरमियान होगा। तो एक्सपोजिटरी राइटिंग जो हमने इससे पहले डिस्कस किया कि एक प्रोसेस को एक्सप्लेन करता है, उसको डिफाइन करता है। तो इसी तरह आप कोई भी घरेलू प्रोसेस जो है उसको आप ले सकते हैं, उसको आप डिस्कस कर सकते हैं। समझे, जैसे आपको हाउ टू मेक अ टी, यानी चाय कैसी बनानी है, कॉफ़ी कैसी बनानी है, एक स्टेप्स में, प्रोसेस में होता है। तो आप उनको स्टेप्स में लिख सकते हैं, उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अगर आप इसी तरह से कंटिन्यू इन राइटिंग को हॉबी बना सकते हैं घर में, तो आप
ऑब्वियसली आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं वो डेवलप हो जाएगी, यानी एक्सपोजिटरी राइटिंग स्किल्स जो है वो आपकी डेवलप हो जाएगी जब आप प्रोसेस को एक्सप्लेन करेंगे, जब आप किसी भी सब्जेक्ट को डिफाइन करेंगे, उसको एलाबरेट करेंगे, तो इस तरह से आपकी जो एक्सपोजिटरी राइटिंग है वो डेवलप हो जाएगी। ये सब जो है ये हैबिट से, जब तक ना हैबिट फॉर्मेशन होगी तब तक राइटिंग स्किल डेवलप होना बहुत ही मुश्किल होता है। तो हमें चाहिए कि जितना हो सके कि हमें इस हैबिट राइटिंग स्किल को अपना एक हैबिट बनाना चाहिए, जो जिससे हमें आगे जाके काफ़ी मदद मिलेगी। लेकिन एक वन गो में नहीं हो सकता, यानी एक एक ही वन गो में ये सब स्किल्स डेवलप नहीं होती, ये आहिस्ता-आहिस्ता ये टाइम लेती हैं, आहिस्ता-आहिस्ता जब तक ना पूरा प्रोसेस समझ में आता है, तब तक राइटिंग स्किल मैं पूरी तरह से उसको कहना कि डेवलप हो चुका है वो पॉसिबल नहीं है। तो ये काफ़ी टाइम लेता है। ये इनिशियल स्टेज में काफ़ी डिफ़िकल्टी लगती है, लेकिन जब आदत बन जाती है, तो कंटिन्यू इस प्रोसेस को कंटिन्यू किया जाता है, तभी स्किल्स जाके डेवलप हो जाती है। अब हम आ जाते हैं जो इसके बाद नेक्स्ट सब टॉपिक है, यानी लैंग्वेज फोकस चेंज द ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस, यानी ज़ुबान का फोकस, जहाँ पर हमें जुमलों की तरतीब को तब्दील करना है। यहाँ पर कुछ जुमले दे गए हैं जो काफ़ी जम्बल्ड हैं, यानी इनकी जो एक स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी उसको तितर-बितर किया गया है, तो इनको हमें ठीक करना है, इनको रीअरेंज करना है। यहाँ पर जैसे पहला वाला सेंटेंस है, डू नॉट पुश इट बैक दो द स्किन अ बोन हैज़ ब्रोकन इफ यू फील दैट। तो यहाँ पर इस जो सेंटेंस है, ये काफ़ी जम्बल्ड सेंटेंस है। इसको हमें सीक्वेंस में रखना है, जिससे एक सेंस डेवलप होगा और सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है पूरी तरह से वो किस तरह से हम उसको रख सकते हैं, यानी सेंटेंस का स्ट्रक्चर, करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, वो है इफ़ यू फील दैट अ बोन हैज़ ब्रोकन दो द थ्रू द स्किन डू नॉट पुश इट बैक। ये करेक्ट सेंटेंस है, ये अरेंज्ड सेंटेंस है, अरेंज किया करके है। अब दूसरा हम देखेंगे, immediately cover the area with a clean bandage and seek the doctor's help। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं ये काफ़ी जम्बल्ड सेंटेंस है, इसमें कोई कोहेरेंस नहीं है, कोई कोहेजन नहीं है, तो यहाँ पर इसका कोई मीनिंग नहीं समझ में आता है, क्योंकि इसमें जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर नहीं है। तो यहाँ पर हमें पहले इस सेंटेंस को प्रॉपर स्ट्रक्चर में इसको रखना है, इसको रीअरेंज करना है। तो उसका जो प्रॉपर सही जो स्ट्रक्चर है वो होगा कवर द एरिया विद अ क्लीन बैंडेज एंड सीक अ डॉक्टर्स हेल्प इमीडिएटली। तो ये करेक्ट सेंटेंस है। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस जो है, इन केस ऑफ ब्लीडिंग फॉर अबाउट 10 मिनट्स विद अ क्लॉथ अप्लाई स्टेडी प्रेशर। तो यहाँ पर इसको भी हम रीअरेंज करेंगे, apply steady pressure for about 10 minutes with a cloth in case of bleeding। इसी तरह से next, over the first one, if blood comes through, apply another cloth। तो यहाँ पर भी इसको हमें rearrange करना है, इसको हम ऐसे रखेंगे, if the blood comes through, apply another cloth over the first one। SI next, wrap the ice, use the clean cloth in an ice pack। तो उसको भी हम rearrange करेंगे, use a clean cloth और wrap the ice in an ice pack। इसी तरह से next, ये भी jumbled है, इसको भी हमें rearrange करना है, directly against the skin, put the ice pack, do not। तो उसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, do not put the ice pack directly against the skin। SI next, elevated your ankle keep। तो इसको हम अरेंज करेंगे, keep your ankle elevated। Next,
गेट मेडिकल एज सून एज पॉसिबल अटेंशन, तो इसको भी हम rearrange करेंगे, get medical attention as soon as possible। तो ये ऐसा ही, the ankle in detail will examine the doctor, तो इस तरह से इसको हम देखेंगे, इसमें कोई सेंस डेवलप नहीं होता है, इसमें कोई कुछ समझ में नहीं आता है बोलना क्या चाहता है, जो राइटर है वो क्या बोलना चाहता है, जब तक हम उसको अरेंज करेंगे, इनको रीअरेंज करेंगे, जैसे डॉक्टर विल एग्जामिन द एंकल इन डिटेल। He likely is to do an X-ray or MRI scan, तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? He is likely to do an X-ray or MRI scan। तो ये rearrange हमने सेंटेंस किए, तो इनसे भी हमारी जो एक्सपोजिटरी स्किल्स हैं, राइटिंग स्किल्स हैं, वो हमारी डेवलप हो जाएगी सेंटेंस को rearrange करने से, या राइटिंग प्रोसेस को स्टार्ट करना, या वोकेबलरी को डेवलप करना, ये सारे एलिमेंट्स जो हैं ये बहुत ही ज़रूरी है एक्सपोजिटरी राइटिंग को डेवलप करने के लिए। इसी तरह से हम नेक्स्ट आ जाते हैं ग्रामर वाले पोर्शन पे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे यहाँ पर 3 सेंटेंसेस हैं। पहला वाला, शी वॉज ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली, द एक्सीडेंट हैपेंड येस्टरडे, द प्लेन फ्लू हाई। तो यहाँ पर 3 सेंटेंसेस हैं। ये जो तीनों सेंटेंसेस हैं ये असल में 3 तरीके के सवालों का जवाब दे रहा है, यानी हाउ, व्हेन, वेयर, कब, कैसे, कहाँ। तो इस तरीके के सवालों का जवाब दे रहा है। तो जो हम एक्सपोजिटरी राइटिंग में हम देख सकते हैं, इस तरह के सवाल जो है, इस तरह के सवालों का जवाब मिलता है, इस तरह के सवाल जो है वो रेज होते हैं एक्सपोजिटरी राइटिंग में। तो ऐसे ही यहाँ पर एक एक्टिविटी है जहाँ पर हमें एडवर्ब्स का इस्तेमाल करना है, यानी इन सेंटेंस में किन एडवर्ब्स से हम क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, यानी ये किन एडवर्ब्स को एक्सप्लेन करता है। जैसे यहाँ पर पहला किया हुआ है, ही नीटली पेंटेड हिज चेयर, यानी ये एडवर्ब जो है वो हाउ से हम इस सेंटेंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी हाउ वाले क्वेश्चन को ये स्टेटमेंट एक्सप्लेन करती है। वैसे ही माई मदर यूजुअली गोज टू द स्टोर ऑन संडे, ये यहाँ पर वैन वाले एडवर्ब को एक्सप्लेन कर रही है, यानी जब वैन वाला क्वेश्चन रेज किया गया तो उसके बाद इस तरह से इस स्टेटमेंट के ज़रिए इसका जवाब दिया, माई मदर यूजुअली गोज टू द स्टोर ऑन संडे। इसी तरह से नेक्स्ट, द पुलिस इमिडिएटली केम टू फैमिली रेस्क्यू, तो यहाँ पर जो है व्हेन एडवर्ब से हम इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट, प्लीज स्पीक स्लोली, तो यहाँ पर हाउ वाले एडवर्ब से इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्लीज आस्क देम टू हाइड एंड सीक आउटसाइड, तो यहाँ पर वेयर वाले एडवर्ब से हम इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट, येस्टरडे आई वेंट टू द म्यूजियम, यहाँ पर जो है ये स्टेटमेंट जो है ये व्हेन वाले क्वेश्चन से इसको एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो ऐसे ही जो एडवर्ब्स जो है, एडवर्ब्स में बहुत सारे एग्जाम देखने को मिलते हैं, जैसे एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो इन एडवर्ब्स का हम इस्तेमाल करते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर जो है इससे हम तरीका पता कर सकते हैं, जो हमें तरीकों के बारे में बताता है, या एडवर्ब ऑफ प्लेस जो जगह के बारे में बताता है, एडवर्ब ऑफ टाइम जो वक्त के बारे में बताता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वो हमें फ्रीक्वेंसी के बारे में बताता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री वो डिग्री के बारे में हमें बताती है। तो इस तरह से हम एडवर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं एक्सपोजिटरी राइटिंग में। अब यहाँ पर जो है फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इन फिल इन द ब्लैंक्स में हमें प्रॉपर एडवर्ब्स का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स हैं ये स्टेटमेंट्स हैं, इनमें कुछ ब्लैंक वर्ड्स हैं, इनको हमें फिल करना है। जैसे कि इट्स रेनिंग, पहला वाला ही वर्क्स, तो यहाँ पर ही वर्क्स जो है इसके साथ एडवर्ब ऐड होगा वेल। यूजुअली जो एडवर्ब है वो वर्ब्स को डिफाइन करते हैं। यहाँ पर जो वर्ब है वर्क,
और इसके लिए उसके साथ एडवर्ब जो है वो वेल का इस्तेमाल होगा। ही वर्क्स वेल। तो इसी तरह से इट्स रेनिंग, यू मस्ट ड्राइव योर कार, इसके साथ केयरफुली का इस्तेमाल होगा। इट्स रेनिंग, यू मस्ट ड्राइव योर कार केयरफुली। इसी तरह से नेक्स्ट, मीरा ईट डैश अदरवाइज यू विल चोक। तो यहाँ पर मीरा ईट्स स्लोली अदरवाइज यू विल चोक। तो यहाँ पर स्लोली एडवर्ब का इस्तेमाल हुआ। इसी तरह से नेक्स्ट, आई लेफ्ट माई होम इन लखनऊ early this year but my family still lives dash now। तो यहाँ पर my family but my family still lives there now। ऐसा ही नेक्स्ट, I have looked for my diary, यहाँ पर everywhere एडवर्ब का इस्तेमाल होगा। ऐसा ही नेक्स्ट, the dash spent the whole of the Sunday playing golf। the डैश जो है यहाँ पर हम समटाइम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। द दे समटाइम्स स्पेंड द होल ऑफ द संडे प्लेइंग गोल्फ। द डैश गोज टू सी द मूवीज बाय हरसेल्फ। शी डैश गोज टू सी द मूवी हरसेल्फ। तो यहाँ पर शी ऑफन गोज टू सी द मूवी बाय हरसेल्फ। तो यहाँ पर ऑफन एडवर्ब का इस्तेमाल हो गया। ऐसा ही नेक्स्ट जो है इसको हम कंप्लीट करके पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर नेवर का इस्तेमाल होगा, आई नेवर स्लीप लेट, आई एम एन अर्ली राइजर। ऐसा ही नेक्स्ट, माई प्रोफेसर रिप्लाइड प्रॉम्प्टली टू माई ईमेल। फिर वी विल लीव फॉर कनाडा टुमारो। तो इस तरह से इन एडवर्ब्स का इस्तेमाल होता है। अब हम इस यूनिट का खुलासा करते हैं। तो इस यूनिट में हमने देखा एक्सपोजिटरी राइटिंग जो है वो क्या है। एक्सपोजिटरी राइटिंग को हमने वजाहत के तौर पे हमने उसको पढ़ा, वजाहत करके पढ़ा। हमने देखा कि एक्सपोजिटरी राइटिंग में किन ट्रांजिशन मार्कर्स का इस्तेमाल होता है, एक्सपोजिटरी राइटिंग में किन बाकी स्किल्स को डेवलप करना है, जैसे कि वोकैबुलरी, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, इन सब स्किल्स को हमें डेवलप करना है। तो हमने ये भी देखा कि एक्सपोजिटरी राइटिंग में किन किन एलिमेंट्स का इस्तेमाल होता है, डेफिनेशन, एनालॉगी, एग्जाम्पल्स, कॉज इफेक्ट, कंट्रास्ट, कंपेयर कंट्रास्ट, वो भी हमने देखा, वो भी हमने डिस्कस किया कि एक्सपोजिटरी राइटिंग में कैसे इनका इस्तेमाल होता है। अब हम नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे जिसका अनुमान है नैरेटिव राइटिंग। तो नैरेटिव राइटिंग को भी हम इस तरह से एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे जैसे हमने एक्सपोजिटरी राइटिंग को पढ़ा। तो इस का साखत कुछ इस तरह है। तो सबसे पहले हम इस यूनिट के मकासद को देखेंगे, फिर हम वार्म अप करेंगे, फिर बात करेंगे पढ़ना, ये समझना कि बयानिया तहरीर क्या है, और सुनना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णा, उसके बारे में हम बात करेंगे, उसकी जो मुख्तसर बयान है तो उसका हम सुनेंगे। फिर अल्फाज बयानिया के अनासर, फिर हम बात करेंगे बोलना, तहरीर, ग्रामर, ज़मानिया माजी यानी पास्ट सिंपल टेंस, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। फिर लास्ट में इस यूनिट का हम खुलासा करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इस यूनिट के मकासद पर। इस यूनिट में हम बात करेंगे कि नैरेटिव राइटिंग जो है वो क्या है, नैरेटिव राइटिंग में किन किन फीचर्स का इस्तेमाल होता है। जैसे हमने इससे पहले एक्सपोजिटरी राइटिंग में उसको डिफाइन किया, उसके बाद उसके फीचर्स के बारे में बात की। इसी तरह से नैरेटिव राइटिंग में भी हम उसको देखेंगे नैरेटिव राइटिंग किसको कहते हैं, और नैरेटिव राइटिंग के फीचर्स, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, और उन फीचर्स को हम किस तरह से डेवलप करेंगे, उन स्किल्स को किस तरह से डेवलप करेंगे। फिर देखेंगे कि नैरेटिव राइटिंग का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है, उसका ढांचा जो है, नैरेटिव राइटिंग का ढांचा जो है उसको हम देखेंगे। फिर हम बात करेंगे कि रिफ्लेक्शन जो है, राइटिंग के रिफ्लेक्शन को हम बात करें, उस पर हम बात करेंगे किस तरह से हमें रिफ्लेक्ट करना चाहिए, यानी राइटिंग में किस तरह से इस एलिमेंट को डेवलप करना है। या उसके बाद हम बात करेंगे सवाल जवाब का कितना रोल है नैरेटिव राइटिंग को डेवलप करने में। जिस तरह से हमने एक्सपोजिटरी राइटिंग में देखा, क्वेश्चंस रेज किए, किन किन क्वेश्चंस को हमें रेज करना चाहिए, किस तरह से रेज करना चाहिए, और आंसर्स हमें यानी जवाब देने चाहिए। तो इस तरह से हम नैरेटिव राइटिंग को भी देखेंगे। और हम बात करेंगे कि जो इमेजेस हैं उनको किस तरह से डेवलप करना है, थॉट प्रोसेस जो है वो किस तरह से डेवलप करना है,
एक्टिव लिसनिंग, पैसिव लिसनिंग, थिंकिंग स्किल, इन सबको किस तरह से डेवलप करना है, ये हम सब इस यूनिट में हम डिस्कस करेंगे, इस यूनिट में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं वार्म अप पे। वार्म अप में हम एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें आप या तो आप इंटरनेट पे जाके गूगल कर सकते हैं कि कोई भी इमेज जो है यानी या कोई मोनूमेंट के बारे में उसको सर्च कर सकते हैं, उसकी पिक्चर देख सकते हैं। फिर पिक्चर देखने के बाद आप 20 to 30 वर्ड्स में इस पिक्चर में देखिए कि आपने क्या-क्या देखा इस पिक्चर में, जब आपने सपोज़ ताजमहल को देखा, ताजमहल की पिक्चर आपने गूगल में सर्च की। फिर जब आपने उस पिक्चर को देखा, आपको लिखना है कि उसको एक्सप्लेन करना है, यानी उसमें पूरी डिटेलिंग के साथ लिखना है कि उस पिक्चर में आपने क्या-क्या देखा। तो इस तरह से जो है नैरेटिव राइटिंग जो है आपकी डेवलप हो जाएगी। या किसी भी तस्वीर को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसके बारे में लिख सकते हैं, आपको क्या लगता है, आपकी इमेजिनेशन के हिसाब से आपको लिखना है, या उस इमेज के बारे में लिखना है, उस पिक्चर के बारे में आपको पूरी तरह से इलैबोरेट करना है कि आपको क्या-क्या लगा, आपको क्या महसूस होता है, यानी इस पिक्चर में क्या हो रहा है, या जो आप फ़ील कर रहे हैं, जो आप सोचते हैं, आपको अपनी इमेजिनेशन जो है, उनको 20 या 30 वर्ड्स में उनको एक्सप्लेन करना है उस पिक्चर को। तो एक एक्टिविटी है, यानी आप जो नैरेटिव टेक्स्ट जो है ये यूजुअली इसमें 3 तरीके की एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं, यानी टेलिंग, शोइंग और रिटेलिंग। तो इनमें से आप कोई भी, जब आप इमेज को किसी भी इमेज को सर्च करेंगे, इसके बारे में लिखना चाहते हैं, या तो आप टेलिंग प्रोसेस को अपना सकते हैं, उसको उसके बारे में लिख सकते हैं, या शोइंग के ज़रिए या रिटेलिंग के ज़रिए, या उस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, उस तरीके से आप नरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं पढ़ना, यानी ये समझना कि बयान या तहरीर जो है वो क्या है, यानी रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग व्हाट नैरेटिव राइटिंग इज़। यानी जब आप एक कहानी, वाक़यात का एक सिलसिला है, या जबकि जैसे कि एक कहानी जो है, तो पूरे वाक़यातों को बयान करती है, उनका एक सिलसिला है, तो इस तरह से एक दास्तान इन अमाल को बयान करती है। यानी बयानिया के लिए ये कहने यानी ये है कितने अहम हैं कि इस पर मुनहज़र है कि रावी तमाम अमाल को दोबारा गिन सकता है या नहीं। अ, ये डिपेंड होता है। तो किस तरह से वो एक्सप्लेन करता है, उसको हम नरेशन कहते हैं, यानी किसी भी वाक़या को उसको एक्सप्लेन करना, या दास्तान में बहुत सारे वाक़या होते हैं, तो उसको एक्सप्लेन कर देना, उसको हम नरेशन कहते हैं, उनको नैरेटिव टेक्स्ट कहते हैं। तो नैरेटिव में इन स्टोरीज़ में ये स्टोरी से स्टार्ट होते हैं, स्टोरी से स्टार्ट होता है, जैसे कि अगर हम देखा जाए, जो हकायती हैं वो इंसानी फ़ितरत में शामिल है। यानी एक इंट्रिंसिक जिसको हम कहते हैं, एक ह्यूमन नेचर है। यानी हर कोई अच्छी तरह से बयान करदा कहानी को पसंद करता है। यानी जिसमें अगर आपके दोस्त में एक अच्छी कैपेबिलिटी है, वो अच्छी तरह से बात को कहता है, अच्छी तरह चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। तो उस दोस्त के जब वो दोस्त कोई भी बात करता है, अच्छा लगता है उससे सुनना, उससे कोई भी बात सुनना अच्छा लगता है, किसी भी कहानी के बारे में या अपने किस्से जब दोस्त एक-दूसरे को कहते हैं, तो उन दोस्तों से अच्छा लगता है उनके किस्से सुनना या किसी भी कहानी को सुनना, यानी एक स्किल होता है। कहानी कहने का तरीका जो है वो बहुत कम में होता है, यानी उनको किस तरह से एक्सप्लेन करता है वो हाल ही किसी में होता है। तो एक स्किल है, एक आर्ट है, इसको डेवलप करना बहुत ही ज़रूरी है। तो नैरेशन में ये आर्ट देखने को मिलता है, यानी किस तरह से नैरेटर जो है अपने इन स्किल्स को वो किस तरह से यूज़ करता है, किस तरह से स्टोरी जो है वो कहते हैं आगे, ताकि वो अपनी जो बात है रीडर तक पहुँचाए, और किस तरह से वो रीडर में एक इंटरेस्ट डेवलप करते हैं, ताकि जो रीडर जो है, रीडर में एक ऑटोमेटिक एक इंटरेस्ट डेवलप होता है, इस कहानी को सुने, इस कहानी को पढ़ें। तो ये स्किल्स जो हैं ये इन राइटर्स में होते हैं, राइटर्स में देखने को मिलते हैं, जो अपनी इमेजिनेशन का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो नैरेशन जो है ये डिफरेंट फॉर्म्स में देखने को मिलती है, या तो ये फेयरी टेल्स में देखने को मिलती है नैरेशन, या डिटेक्टिव स्टोरीज़, मिस्ट्रीज़,
romance, dramas, horror stories, adventure stories, fable, myths, historical narratives, science fiction, films, documentaries या television soap operas, daily entries, तो इनमें हम narration का इस्तेमाल करते हैं। तो नरेशन में यूजुअली अगर हम इसको देखें कि इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म जो है, नरेशन की सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसमें प्लॉट होता है, सेटिंग होती है और कैरेक्टराइजेशन होती है। प्लॉट यानी कहाँ पर स्टोरी जो है कहाँ पर स्टार्ट हो रही है, और सेटिंग यानी किस लोकेशन किस वक्त जो है ये स्टोरी स्टार्ट हो रही है, और उसके बाद कैरेक्टर्स में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, कौन कौन से पर्सनैलिटी है इस स्टोरी में। तो इस तरह से एक सिंपलेस्ट फॉर्म जो है ये नरेशन का है। अब हम आ जाते हैं तीसरे वाले सब टॉपिक पे, जिसको हम कहते हैं लिसनिंग अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इसको हम सुनेंगे इस वाली एक्टिविटी को, क्योंकि ये लिसनिंग एक्टिविटी है, इसको हम सुनेंगे। तो उसके बाद हम कुछ सवालों को डिस्कस करेंगे कि हमने जब इस पोर्शन को सुना तो उसके बाद हमने कुछ सवाल का जवाब देना है, जिससे हमें एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, एक समझ में आ जाएगा कि कितना कॉम्प्रहेंड किया है, कि किस तरह से जो नैरेटिव राइटिंग है किस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है, उससे हमें एक आइडिया मिलेगा। तो यहाँ पर हम इस टेक्स्ट को सुनेंगे, एक लिसनिंग एक्टिविटी है, इसको हम सुनेंगे। It was 1949 when the Indian people gave to themselves a sovereign nation. A new democracy was born. The long debates of the Constituent Assembly gave a roadmap for India's tryst with destiny. The Imperial Council Hall was, henceforth, the Parliament of India, whose doors opened with the Sanskrit inscription, Loka Devara Mapatranu Pasayima Tavam Thayam Vira, meaning, open the door to thy people and let us see thee, for the obtaining of the sovereignty. This sovereignty forced the will of the people of India to be expressed through its representatives in the parliament. And to see this noble expression take shape amidst the complexities of real-life politics, Dr. Sarvapalli Radhakrishnan was entrusted with the responsibility of conducting the upper house, the Rajya Sabha. He was the तो ये पोर्शन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। तो उन्होंने एक ब्रीफ अकाउंट दिया है यहाँ पर। तो इस टेक्स्ट को हमने सुना। अब हम देखेंगे, इस पे हम कुछ सवाल डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर सॉवरिन नेशन के बारे में बात हो रही है। इस टेक्स्ट में हमने इस लिसनिंग वाले पोर्शन में हमने देखा कि सॉवरिन नेशन में बात हो रही है, सॉवरिनिटी पे बात हो रही है। तो यहाँ जो क्वेश्चन है, यानी हिंदुस्तान में ये खुद मुख्तियारी का जो है ये नेशन जो है ये कब बना, यानी व्हेन डिड द पीपल ऑफ इंडिया बिकम द सॉवरिन नेशन। तो यहाँ पर हमने जब इस लिसनिंग एक्टिविटी को किया, हमें पता चला कि यहाँ पर जो है पहले पोर्शन में ही स्टार्ट हो रहा है कि इट वाज 1949, यानी 1949 में सॉवरिन नेशन जो है ये बना। तो उसके बाद जो है एक और सवाल, जैसे कि what gave the road maps for the India's tryst with the destiny, यानी किन रोड मैप्स को इस्तेमाल किया गया। तो आइन साज असेंबली की तवील बहसों ने तकदीर के साथ हिंदुस्तान का रोड मैप तैयार किया। इस तरह से हिंदुस्तान का जो रोड मैप है वो बना। इस तरह से आप भी किसी भी टेक्स्ट के पोर्शन को ले सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद आप इस तरह से सवाल कर सकते हैं, जिससे आपकी जो राइटिंग स्किल, रीडिंग स्किल जो है और लिसनिंग स्किल भी इससे आपकी डेवलप हो जाएगी। किस तरह से एक क्रिएटिव स्किल आपको डेवलप करने हैं, किस तरह से स्टोरी को एक्सप्लेन करना है, किस तरह से स्टोरी को इलाबरेट करना है, पेश करना है। तो आपको ये सब स्किल्स जो है वो डेवलप हो जाएंगे। अब हम आ जाते हैं 1.4 यानी अल्फाज, जिनको हम वोकैबुलरी कहते हैं। तो एक बयानिया के अनासर हम उसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है वोकैबुलरी, जो इससे पहले एक्सपोज्ड टेक्स्ट में भी हमने देखा कि वोकैबुलरी का डेवलप करना बहुत ही ज़रूरी है।
राइटर के पास जितने वर्ड्स होंगे उतना ही वो इलाबरेट करके लिख सकता है, उतना ही वो फील करके लिख सकता है। जब तक जब अगर वर्ड्स नहीं होंगे तो लिखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर अब एक वोकैबुलरी एक्टिविटी है। इसमें हम देखेंगे कुछ ब्लैंक पोर्शंस दे गए हैं जिनको हमें प्रॉपर वर्ड से, हमें सूटेबल वर्ड से हमको फिल करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले द टाइम एंड द लोकेशन इन विच अ स्टोरी टेक्स प्लेस इज द डैश। तो टाइम और लोकेशन जहाँ पर स्टोरी जो है वो स्टार्ट हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको सेटिंग कहते हैं। तो इसी तरह इट्स अ चैलेंज टू एस्टैब्लिश लॉजिक एंड कनेक्शन बिटवीन डैश एंड द एक्शंस इन नरेशन। तो यहाँ पर एपिसोड्स यानी नरेशन में इससे पहले हमने डिस्कस किया कि बहुत सारे एपिसोड्स हैं और उनको लॉजिकल फॉर्म में उनको कनेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर एपिसोड्स हैं इस ब्लैंक वाले स्पेस में। इसी तरह से इन स्टोरीज द डैश इज पैरामाउंट। तो स्टोरीज में स्ट्रक्चर का होना बहुत ही ज़रूरी है। SI, the writer presents the personality of the character through dash। तो पर्सनैलिटी जो है कैरेक्टर की वो किस तरह से जो राइटर है वो उनको किस तरह से दिखाता है, कैरेक्टराइजेशन से। ऐसा ही कैरेक्टर्स आर एंड देयर एक्शंस मूव द डैश फॉरवर्ड। तो कैरेक्टर्स और एक्शंस के साथ जो है वो स्टोरी प्लॉट जो है वो आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर इस ब्लैंक वाली स्पेस में प्लॉट है। तो ऐसे ही नेक्स्ट लास्ट वाला ड्रामेटिक इवेंट्स एंड अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन क्रिएट्स डैश। तो जब ड्रामेटिक इवेंट्स हो गए स्टोरी में या अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस होती है स्टोरी में, उसको हम सस्पेंस कहते हैं। तो ये कुछ वर्ड्स यानी सेटिंग, एपिसोड, स्ट्रक्चर, कैरेक्टराइजेशन, प्लॉट और सस्पेंस। अब हम आ जाते हैं स्पीकिंग स्किल पे यानी बोलना। तो एक्सपोजिटरी राइटिंग में भी हमने स्पीकिंग स्किल्स को हमने डिस्कस किया कि स्पीकिंग स्किल्स को डेवलप करना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो नैरेटिव टेक्स्ट हो, एक्सपोजिटरी टेक्स्ट हो, डेस्क्रिप्टिव टेक्स्ट हो, चाहे कोई भी टेक्स्ट हो, इसमें स्किल ये बेसिक स्किल्स हैं जिनको डेवलप करना बहुत ही ज़रूरी है। तो स्पीकिंग जो है ये भी एक बेसिक स्किल है। तो स्पीकिंग स्किल को आप कैसे डेवलप करेंगे, आप भी एक एक्टिविटी कर सकते हैं जहाँ पर आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप अरुण हैं जिसके छोटे भाई जो है निखिल, वो उसको नाकामी मिली है, वो उसने मेडिकल सीट जो है, मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है उसको उसमें वो फेल हो गए। अब आपको ये करना है कि आपको अपने भाई को बेटर फील करवाना है, जिसमें आपको एक वॉइस नोट भेजना है। अपने भाई को व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भेजना है जहाँ पर आपको ये कहना है कि आपको उसको एनकरेज करना है और ऐसी स्टोरी, इंस्पायरिंग स्टोरीज को बोलनी है वॉइस नोट में जिसकी वजह से वो एनकरेज हो जाए। ये एक एक्टिविटी आप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं तहरीर पर यानी राइटिंग। राइटिंग स्किल्स वो भी हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, नैरेटिव राइटिंग स्किल्स हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। आप किसी भी शॉर्ट स्टोरी को ले सकते हैं या किसी भी आप पैराग्राफ को ले सकते हैं। उस पैराग्राफ में पहला वाला सेंटेंस आपको देखना है और लास्ट वाला सेंटेंस आपको अच्छे से उसको पढ़ना है। तो उस जो बीच वाले जो पोर्शन है यानी जो मिडल वाला पार्ट है वो आपको खुद फिल करना है, जिससे आपकी जो राइटिंग स्किल है वो डेवलप हो जाएगी। यानी आपको कोई भी नैरेटिव पार्ट लेना है, कोई भी टेक्स्ट लेना है जिसमें आपको इनिशियल वाले कुछ सेंटेंसेस, इनिशियल पोजीशन पे कुछ सेंटेंसेस और लास्ट वाले पोजीशन पे कुछ सेंटेंसेस उनको लेने हैं। उसके बाद जो मिडल वाली स्टोरी है उनको आपको खुद फिल करना है अपनी इमेजिनेशन के थ्रू, जो भी आप इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि जो भी आप लिख रहे हैं वो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करना चाहिए। यानी जो ऑलरेडी जो आपने टेक्स्ट से पहला वाला पोर्शन लिया है और लास्ट वाला पोर्शन है और जो मिडल वाला पोर्शन आप खुद डाल रहे हैं वो उनके साथ कनेक्ट होना चाहिए। एक जो है कोहेरेंस डेवलप होना चाहिए। अब हम बात करते हैं टेंस पे यानी ग्रामर। इसमें हम सिंपल पास्ट टेंस देखेंगे। वर्ब्स को यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर कुछ वर्ब्स दे गए हैं, सॉल्ट, फेल्ट, स्प्लैशर, फ्लो, लीप्ड। ये सब जो है ये पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म में है ये, जिनसे एक्शन डिफाइन होता है। जो पास्ट वाला एक्शन है वो डिफाइन होता है और इनमें जो वर्ब्स की फॉर्म है
वर्ब की फॉर्म रेगुलर भी है और इरेगुलर फॉर्म है, यहाँ पर हम देख सकते हैं इनमें। और रेगुलर फॉर्म हम कैसे बनाते हैं, जब बेस फॉर्म प्लस ईडी उसको ऐड करते हैं, उनको कंजुगेट करते हैं, उसके बाद रेगुलर वर्ब जो है वो हम पास्ट फॉर्म में उसका बना सकते हैं। जैसे कि स्प्लैश जो है ये बेस फॉर्म है, उसके साथ जब हमने ईडी ऐड किया तो स्प्लैशर बन गया और ये पास्ट फॉर्म बन गई इस वर्ब की। इसी तरह से लीप जो है ये बेस फॉर्म है, इसके साथ जब हमने ईडी ऐड किया तो पास्ट फॉर्म बन गया। ऐसे ही यहाँ पर नेक्स्ट देख सकते हैं, जब भी बेस वर्ब होगा लेकिन बेस वर्ब में लास्ट वाला लेटर जो है ई होगा, तब हम खाली डी ऐड करते हैं उसको पास्ट फॉर्म में लाने के लिए। यानी डिसाइड, डिसाइड जो है ये बेस वर्ड है, डिसाइड में लास्ट में ई जो है ये बेस वर्ड में ही ऐड है, इसके साथ हमने खाली डी ऐड किया तो डिसाइडर, ये पास्ट फॉर्म इसका बन गया। ऐसे ही यहाँ पर नेक्स्ट दिया गया है कि कॉन्सोनेंट जो है बेस वर्ब अगर होगा उसके साथ जो लास्ट वाला एलिमेंट है, लास्ट वाला लेटर है, अगर वो वाई होगा यानी लेटर वाई है, तो उसके साथ हम आई ई डी ऐड करते हैं पास्ट बनाने के लिए। जैसे कि बरी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैरी, बरी जो है, कैरी जो है इसमें लास्ट वाला लेटर जो है वो वाई है, तो वाई को हटाकर हमने आई ई डी ऐड किया, इसको पास्ट फॉर्म्स की बनाई। यहाँ पर इसी तरह से हम जो पास्ट फॉर्म यहाँ पर लगा सकते हैं वर्ब्स की, आई विजिट, तो यहाँ पर ईडी ऐड कर सकते हैं, तो आई विजिटेड लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग प्लेसेस इन असम। ऐसा ही नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स लिसन, तो लिसन की जो पास्ट फॉर्म है वो लिसनड है, यहाँ पर ईडी ऐड करेंगे तो आई द स्टूडेंट लिसनड अटेंटिवली टू द लेक्चर। तो ऐसे ही इन एक्टिविटी को हम कर सकते हैं। रेन, रेन्ड, कैरी, कैरिड, यहाँ पर वाई है तो वाई के वक्त हमें आईईडी का आईईडी ऐड करना होता है। और यहाँ पर लाव, लाव में लास्ट में ई लेटर है, तो जब ई है तो खाली डी ऐड हम करते हैं, बेस फॉर्म को हम डी ऐड करते हैं, उनको हम पास्ट फॉर्म बनाते हैं। तो ऐसे ही डिसाइड, डिसाइडेड, साइन, साइंड, लुक्ड, लुक, लुक्ड। फिर हम यहाँ पर कुछ इरेगुलर वर्ब्स को देखेंगे। इरेगुलर यानी जिसमें हम ईडी या आईईडी ऐड नहीं करते हैं, बल्कि बेस फॉर्म जो है ये चेंज हो जाता है, गो एक डिफरेंट फॉर्म बन जाती है। तो गो ऐसे ही वेंट, ड्रिंक का ड्रैंक, बाय का बॉट, न्यू नो का न्यू, बिगिन बिगैन, ब्लीड ब्लड, ब्रेक ब्रोक, चूज चोज, कम का केम, डू का बन गया डिड, और ईट की जो पास्ट फॉर्म है वो एट है, फॉल का फैल, फाइट का फॉट। इसी तरह यहाँ पर हम देख सकते हैं फीड का फैड, सेंड का सेंट, लूज का लॉस्ट, लॉस का लॉस्ट, मेक का मेड, राइट का रोट। यहाँ पर भी हम इन इस एक्टिविटी में हम वर्ब्स जो है इसको हम चेंज कर सकते हैं। यानी जो बेस फॉर्म है ये इरेगुलर वर्ब्स है, गो का यहाँ पर वेंट इस्तेमाल होगा, यानी लास्ट ईयर आई वेंट टू नागपुर टू मीट माय फ्रेंड। वैसे ही शी फॉरगॉट हर बैग इन द टैक्सी। और द टीचर वॉज अनवेल, ही डैश अर्ली, ही लीव का बनेगा लेफ्ट, ही लेफ्ट अर्ली। ऐसा ही टीना फील elated after meeting her family after a year, तो यहाँ पर feel का felt past form। तो ऐसे ही the dog run after the thief, तो run का ran, the dog ran after the thief। the laboratory assistant throw the empty bottles away, तो यहाँ पर throw का throw, यहाँ पर एक irregular forms है। आपका शुक्रिया।